अभी करवा चौथ हुआ था, करवा चौथ, तो चलनी में चांद देखे होंगे, उसके बाद अपने स्वामी जी को देखे होंगे। एक महिला को इन्होंने गारंटी दी थी, अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरा बोलिए, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेते हुए 7 वचन दिया था। क्या? तो जो उनका वचन नहीं निभाया, सालों से चलनी लेकर के इंतजार कर रही है, सूरत नहीं दिखाया है, वो आपका वचन निभाएंगे। ये आदमी झूठा है और झूठा को झूठा बोलेंगे। तुमको जितना दम है लगा लो, जितनी जगह है जेल में दिखा दो, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तुम्हारी बाजुओं में जितना ताकत है उसको हम देख लेंगे। और हम आपके बीच खड़ा होकर के जो वादे कर रहे हैं, ये वादे नहीं है सिर्फ, ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है, ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है, ये हमारी पार्टी का इतिहास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में गांधी नेहरू की विरासत नहीं होती, शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरासत नहीं होता, अगर इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बने होते, तो हमारे जैसे नौजवान किसी गराज में किसी गाड़ी को ठीक कर रहे होते, किसी होटल में प्लेट साफ कर रहे होते। हमने अगर पीएचडी की है, हमने अगर पढ़ाई की है, तो इस देश के स्कूल कॉलेज के बदौलत की है। अगर गरीबों का इलाज होता है तो एम्स के बदौलत होता है। अगर भारत आज चांद की ऊंचाइयों को छू रहा है तो इसरो की बदौलत छू रहा है। और ये सारा कुछ इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनाया हुआ है। और तो और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ताकत देखिए साहब, कि मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, हालांकि हम में से किसी ने भी उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा। हम में से बहुत सारे लोग उनको एयरपोर्ट बेचते हुए देख रहे हैं। जिस स्टेशन पे चाय बेचने की बात करते हैं, वो स्टेशन बेचते हुए देख रहे हैं, भारतीय रेलवे को बेचते हुए देख रहे हैं। और हमने आपको कहा ना, कहते थे तिलक साहब, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो आज के नेता हैं ये कहते हैं, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, चुनाव जीतने के बाद मैं तुमको एयरपोर्ट दूंगा। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है भाजपा से, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे बस इस देश की संस्कृति ने, इस देश की परंपरा ने, इस देश के धर्म ने, इस देश के इतिहास ने सच को सच बोलना सिखाया है। और उस सच की हकीकत क्या है, वही मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूं। आप मुझे बता दीजिए, मेरे मन में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके मन में आता है कि नहीं आता है? मेरे मन में एक सिंपल सा सवाल आता है, कहती है सरकार कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन, हालांकि वो बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन दुनिया के 10 बिजनेसमैनों की सूची में शुमार हो गया है। जब हमारी अर्थव्यवस्था, माता जी सोचिएगा, जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है, तो हम लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में क्यों लगे हुए हैं? और ये मैं नहीं बोलता हूं, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो यह जो देश की सबसे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया की अर्थव्यवस्था जो सबसे मजबूत हुई है, वो सारा रोकड़ा जा कहां रहा है? वो सारा धन कहां जा रहा है? रोज जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो पोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो सरकारी संस्थानों को रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेल बेच दो, ये सब कुछ जो बेचा जा रहा है, वो किसके खजाने में पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है जो प्रधानमंत्री का यार है,
एक कहावत कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर का है। इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। ये बेईमानी ये है कि जैसे जादू देखने के लिए जाते हैं ना, ऐसे गिली 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 पम पम छू करेगा और डिब्बा गायब, वैसे ही इस देश को ये हिंदू मुसलमान में उलझा करके, जाति धर्म में उलझा करके, नफरत की आग फैला करके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आपस में बांटते हैं और हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाते हैं। और जो इस पर सवाल उठाता है उसके घर पे ईडी आ जाती है। मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूं सर, आपके घर पे जिन्हें ईडी आए ना, तो वो आना शुरू करे कि आप घर से निकल के करिए रुक जाइए, हम अभी भाजपा ऑफिस जा रहे हैं, तुरंत वापस चला जाएगा। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, आप कभी मन में सोचते हैं जिनके खिलाफ ये गालियां निकालते हैं, जिनके लिए ये सवाल उठाते हैं, जिनके खिलाफ ये मुकदमे करते हैं, जिनको पता नहीं ये क्या क्या कहते हैं, जो मन में आता है सो कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं, हिंदू विरोधी कहते हैं, धर्म विरोधी कहते हैं, संस्कृति विरोधी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और जो ही वही आदमी, वही इंसान भाजपा में चला जाता है तो आरती करने लगता, ओम जय जगदीश हरे। ये कैसे होता है साहब? ये बेईमानी आप समझिए। जैसे मेरे खिलाफ ये बहुत बोलते हैं, मैंने तो इनको कह दिया है, ए भाजपा वालों संभल करके, मेरे खिलाफ अगर ज्यादा बोले और जो हम अमित शाह को फोन कर दिए तो तुरंत हमको मौसा मौसा बोलना पड़ेगा। जो आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप गरीबों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आप दलितों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आप पिछड़ों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये उस वक्त भी राजे राजवारों की गुलामी कर रहे थे और आज भी बेईमानों और दलालों की गुलामी कर रहे हैं। इस देश में जो लोकतंत्र की ताकत है, जो जमहूरियत की शक्ति है, उस शक्ति को हमको समझना पड़ेगा। 140 करोड़ लोग जो इस मिट्टी पे रहते हैं, चाहे वो तिलक लगाते हैं या टोपी लगाते हैं या पगड़ी धारण करते हैं, यह देश सबका था, है और रहेगा। भारत की जो ये ताकत है, हमने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को नस्ते नाबूद किया है। भारत की ताकत यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह सब हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। यह है भारत की, यह है भारत की ताकत कि आज जो लोग कहते थे कि गोडसे बहुत अच्छा है, वो भी गांधी के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं। कहा करते थे विक्टोरिया माता की जय, वह भी आजकल कह रहे हैं भारत माता की जय। यह है भारत की ताकत कि भारत के भीतर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, जिस संविधान की ताकत यह है कि अगर हेलीकॉप्टर वाले का वोट एक है तो पैदल चलने वाले का भी वोट एक है। यह है भारत की ताकत कि महल में रहने वाले का भी वोट एक है तो झोपड़ी में रहने वाले का भी एक है। यह है भारत की ताकत। और यह जो भारत की ताकत है, इस भारत की ताकत को कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। भारत की शक्ति को लूट करके देश के नाम पे अपने दोस्त की तिजोरी भरना चाहते हैं। इसीलिए हमको यह खेल समझना पड़ेगा। हमको यह खेल समझना पड़ेगा कि विक्टोरिया माता की जय जो कह रहे हैं, जिनका विक्टोरिया माता की जय कहने का इतिहास है, वो आजकल अगर देश की बात बोल रहे हैं तो इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। अमीरों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अमीरों से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे गरीबों से बहुत मोहब्बत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह देश अमीरों का नहीं है, बिल्कुल है। मैं ये कहता हूं कि यह देश जितना अमीरों का है उतना ही यह देश गरीबों का भी है। मेरा सीधा सवाल है, आप 6 बार के एमएलए हैं साहब, पेंशन मिलता है ना आपको? और पीछे सिपाही जो हमारी ड्यूटी में खड़ा है,
उसको भी पेंशन मिलना चाहिए ना। अगर सरकारी एमएलए को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मुख्यमंत्री को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो सरकारी शिक्षक को क्यों नहीं पेंशन मिलना चाहिए? फौज की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? पुलिस की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? देश सबका है ना। यह देश जितना अमीरों का है उतना ही अगर गरीबों का है, अगर अमीर का वोट भी एक है, गरीब का वोट भी एक है, तो सारे अधिकार सिर्फ अमीरों को क्यों दिए जाएंगे? ये हमारा सवाल है। हमारा यह सवाल है कि हमारे टैक्स के पैसे से, जया शाह का बाप अपने बाप का पैसा नहीं देता है देश को, तो देश का पैसा है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, अगर इस देश के नेताओं के रहने के लिए 20,000 करोड़ के घर बनाए जा सकते हैं, तो इस देश के आम आवाम के लिए भी आपको स्कूल बनाना पड़ेगा, आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा, आपको सड़कें बनानी पड़ेगी, आपको आम लोगों को भी पेंशन देना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। इसीलिए हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, है और सबका रहेगा। इसलिए यह सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर आप अमीरों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। सीधी सी बात यह है कि अगर मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जा सकता है, तो इस देश के साधारण परिवार लोगों का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। सीधी सी बात है। अरे सब तो लोग गृह मंत्री नहीं है ना कि उसका बेटा बिना अंग्रेजी पढ़े ही बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। अरे आम परिवार के बच्चों को तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। अरे कौन सा हम मोदी की तरह झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं ना। और सच बोल रहे हैं तो सच का क्या मतलब होता है? सच का मतलब होता है जिसका सामना आप खुद करते हैं, आप ही से पूछ लेते हैं। 5 सवाल हम भाजपा का पूछेंगे और 5 सवाल हम कांग्रेस का पूछेंगे। अगर भाजपा ने वो 5 काम किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा ने वो 5 काम नहीं किया है और जो 5 काम हमने कहा है, अगर वो 5 काम हमने किया है, तब तो हमको हमारी मजदूरी का मेहनताना तो मिलना चाहिए ना साहब। तो आप ही से मैं पूछ लेता हूं, बताइए आपके खाते में 15 लाख रुपया आया है? 2 करोड़ नौकरी मिली है? किसानों का कर्जा माफ हुआ है? 2022 तक सबको पक्का मकान मिला है? बुलेट ट्रेन चला है? तो क्या है मोदी मोदी कर रहे हैं? एक भी काम अगर हुआ तो मुझे समझ में आता। हकीकत जानते हैं क्या है? हकीकत यह है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई एजेंडा नहीं। हकीकत यह है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई चाल नहीं है, चरित्र नहीं है, चेहरा नहीं है। एक भाषण में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात करती है। बताइए, कांग्रेस जात पात करती है? कहते हैं ना, जब कहने के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती है तो कुछ लोगों की फितरत होती है, कुछ झूठी और बुरी बातें करने लगते हैं। ये जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, उसका एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस की पार्टी दलित विरोधी है। किस मुंह से इस बात को ये बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से आते हैं। और आपने देखा होगा कि आए दिन प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां निकालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन, चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या कांग्रेस की पूरी इतिहास को गाली देने के नाम पर देश को गालियां निकालते हुए पाए जाते हैं। और जब आप इनसे पूछिए कि इनका हकीकत क्या है, तो ना इनके पास कोई चेहरा है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नियत है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।
तो आजकल इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था कि गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और नीचे अमित शाह का फोटो लगा हुआ। स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे तो कई बार मास्टर जानते क्या करते हैं, जो सबसे बदमाश स्टूडेंट होता है, जो स्कूल रेगुलर नहीं आता है, पढ़ने लिखने में भारी बोगस होता है, कई बार उसको मॉनिटर बना देते हैं। कहते हैं गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और नीचे जो है जया शाह के पापा का फोटो लगा दिया। फिर मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक जगह एक और पोस्टर लगा हुआ था, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। अभी जब मैं आया तो हमारा एक पुराना दोस्त मिला, तो उसने कहा कि तुम अभी भी घड़ी नहीं पहनते हो। हम बोले अच्छा दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन अच्छा दिन आ जाएगा उस दिन पहनना शुरू कर देंगे। पोस्टर जब मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। कब गुरुजी? मुंह से ही बोले थे ना, अपने ही मुंह से बोले थे ना, आवाज वहीं से निकल रही थी ना, हर भाषण में जाकर के कह रहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कब देंगे? ये देंगे का क्या मतलब है? ये देंगे का मतलब ये है कि आप आसमान की तरफ टकटकी लगाए रखिए, अब रसगुल्ला गिरेगा और आपके मुंह में टपकेगा। क्या है हमारे पास? हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। सच की ताकत है, उस सच की ताकत से आप तमाम लोगों के नमक अदायगी का हिम्मत है हमारे अंदर। कहां से हमने पढ़ाई की है? हमने पढ़ाई की है आपके टैक्स के पैसे से, हमको डिग्री मिली है आपके टैक्स के पैसे से, हमने आपका नमक खाया है इसलिए हम आपके बारे में सोचते हैं, वो अदानी का नमक खाए इसलिए वो अदानी के बारे में सोचते हैं। हमारा कमिटमेंट देख करके आजकल मोदी जी को भी यह फितूर चढ़ा है। कहते हैं मोदी की गारंटी है। जो ही वो ये बात कहते हैं त्यों ही हमको बड़ी जोर से हंसी आती है। सच कहते हैं माता जी, जो ही मोदी जी का कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है तो हम पेट पकड़ करके हंसने लगते हैं। अभी करवा चौथ हुआ था, करवा चौथ तो चलनी में चांद देखे होंगे, उसके बाद अपने स्वामी जी को देखे होंगे। एक महिला को इन्होंने गारंटी दी थी, अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरा लेकर, बोलिए, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेते हुए 7 वचन दिया था। क्या? तो जो उनका वचन नहीं निभाया, सालों से चलनी लेकर के इंतजार कर रही है, सूरत नहीं दिखाया है, वो आपका वचन निभाएंगे। ये आदमी झूठा है और झूठा को झूठा बोलेंगे। तुमको जितना दम है लगा लो, जितनी जगह है जेल में दिखा दो, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तुम्हारी बाजुओं में जितना ताकत है उसको हम देख लेंगे, और हम आपके बीच खड़ा होकर के जो वादे कर रहे हैं, ये वादे नहीं है सिर्फ, ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है। ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है, ये हमारी पार्टी का इतिहास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में गांधी नेहरू की विरासत नहीं होती, शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरासत नहीं होता, अगर इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बने होते, तो हमारे जैसे नौजवान किसी गराज में किसी गाड़ी को ठीक कर रहे होते, किसी होटल में प्लेट साफ कर रहे होते। हमने अगर पीएचडी की है, हमने अगर पढ़ाई की है, तो इस देश के स्कूल कॉलेज के बदौलत की है। अगर गरीबों का इलाज होता है तो एम्स के बदौलत होता है। अगर भारत आज
आज चांद की ऊंचाइयों को छू रहा है तो इसरो की बदौलत छू रहा है। और ये सारा कुछ इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनाया हुआ है। और तो और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ताकत देखिए साहब, कि मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, हालांकि हम में से किसी ने भी उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा। हम में से बहुत सारे लोग उनको एयरपोर्ट बेचते हुए देख रहे हैं। जिस स्टेशन पे चाय बेचने की बात करते हैं वो स्टेशन बेचते हुए देख रहे हैं। भारतीय रेलवे को बेचते हुए देख रहे हैं। और हमने आपको कहा ना, कहते थे तिलक साहब, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो आज के नेता हैं ये कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, चुनाव जीतने के बाद मैं तुमको एयरपोर्ट दूंगा। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है भाजपा से, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे बस इस देश की संस्कृति ने, इस देश की परंपरा ने, इस देश के धर्म ने, इस देश के इतिहास ने सच को सच बोलना सिखाया है। और उस सच की हकीकत क्या है वही मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूं। आप मुझे बता दीजिए, मेरे मन में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके मन में आता है कि नहीं आता है? मेरे मन में एक सिंपल सा सवाल आता है। कहती है सरकार कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन, हालांकि वो बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन दुनिया के 10 बिजनेसमैनों की सूची में शुमार हो गया है। जब हमारी अर्थव्यवस्था, माता जी सोचिएगा, जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो हम लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में क्यों लगे हुए हैं? और ये मैं नहीं बोलता हूं, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो यह जो देश की सबसे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया की अर्थव्यवस्था जो सबसे मजबूत हुई है, वो सारा रोकड़ा जा कहां रहा है? वो सारा धन कहां जा रहा है? रोज जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो पोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो सरकारी संस्थानों को रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेज बेच दो, ये सब कुछ जो बेचा जा रहा है वो किसके खजाने में पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है जो प्रधानमंत्री का यार है। एक कहावत कहते हैं ना, सैया भरे कोतवाल तो अब डर काहे का। इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। ये बेईमानी ये है कि जैसे जादू देखने के लिए जाते हैं ना, ऐसे गिली 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 पम पम छू करेगा और डिब्बा गायब, वैसे ही इस देश को ये हिंदू मुसलमान में उलझा करके, जाति धर्म में उलझा करके, नफरत की आग फैला करके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आपस में बांटते हैं और हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाते हैं। और जो इस पर सवाल उठाता है उसके घर पे ईडी आ जाती है। मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूं सर, आपके घर पे जिन्हें ईडी आए ना तो वो आना शुरू करे कि आप घर से निकल के करिए रुक जाइए, हम अभी भाजपा ऑफिस जा रहे हैं, तुरंत वापस चला जाए। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं। आप कभी मन में सोचते हैं जिनके खिलाफ ये गालियां निकालते हैं, जिनके लिए ये सवाल उठाते हैं, जिनके खिलाफ ये मुकदमे करते हैं, जिनको पता नहीं ये क्या क्या कहते हैं, जो मन में आता है सो कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं, हिंदू विरोधी कहते हैं, धर्म विरोधी कहते हैं, संस्कृति विरोधी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और जो ही वही आदमी, वही इंसान भाजपा में चला जाता है तो आरती करने लगता है, ओम जय जगदीश हरे। ये कैसे होता है साहब? ये बेईमानी आप समझिए। जैसे मेरे खिलाफ ये बहुत बोलते हैं, मैंने तो इनको कह दिया है, ए भाजपा वालों संभल करके, मेरे खिलाफ अगर ज्यादा बोले और जो हम अमित शाह को फोन कर दिए तो तुरंत तुमको हमको मौसा मौसा बोलना पड़ेगा। जो आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप गरीबों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आप दलितों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आप पिछड़ों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं? क्यों?
क्योंकि ये उस वक्त भी राजे राजवारों की गुलामी कर रहे थे और आज भी बेईमानों और दलालों की गुलामी कर रहे हैं। इस देश में जो लोकतंत्र की ताकत है, जो जमहूरियत की शक्ति है, उस शक्ति को हमको समझना पड़ेगा। 140 करोड़ लोग जो इस मिट्टी पर रहते हैं, चाहे वो तिलक लगाते हैं या टोपी लगाते हैं या पगड़ी धारण करते हैं, यह देश सबका था, है और रहेगा। भारत की जो ये ताकत है, हमने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को नस्ते नाबूद किया है। भारत की ताकत यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह, सब हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। यह है भारत की ताकत कि आज जो लोग कहते थे कि गोडसे बहुत अच्छा है, वो भी गांधी के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं। कहा करते थे विक्टोरिया माता की जय, वह भी आजकल कह रहे हैं भारत माता की जय। यह है भारत की ताकत कि भारत के भीतर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, जिस संविधान की ताकत यह है कि अगर हेलीकॉप्टर वाले का वोट एक है तो पैदल चलने वाले का भी वोट एक है। यह है भारत की ताकत कि महल में रहने वाले का भी वोट एक है तो झोपड़ी में रहने वाले का भी एक है। यह है भारत की ताकत। और यह जो भारत की ताकत है, इस भारत की ताकत को कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। भारत की शक्ति को लूट करके देश के नाम पे अपने दोस्त की तिजोरी भरना चाहते हैं। इसीलिए हमको यह खेल समझना पड़ेगा। हमको यह खेल समझना पड़ेगा कि विक्टोरिया माता की जय जो कह रहे हैं, जिनका विक्टोरिया माता की जय कहने का इतिहास है, वो आजकल अगर देश की बात बोल रहे हैं तो इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। अमीरों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अमीरों से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे गरीबों से बहुत मोहब्बत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह देश अमीरों का नहीं है, बिल्कुल है। मैं ये कहता हूं कि यह देश जितना अमीरों का है उतना ही यह देश गरीबों का भी है। मेरा सीधा सवाल है, आप 6 बार के एमएलए हैं साहब, पेंशन मिलता है ना आपको? और पीछे सिपाही जो हमारी ड्यूटी में खड़ा है उसको भी पेंशन मिलना चाहिए ना? अगर सरकारी एमएलए को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मुख्यमंत्री को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो सरकारी शिक्षक को क्यों नहीं पेंशन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, पुलिस की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? देश सबका है ना। यह देश जितना अमीरों का है उतना ही अगर गरीबों का है, अगर अमीर का वोट भी एक है, गरीब का वोट भी एक है, तो सारे अधिकार सिर्फ अमीरों को क्यों दिए जाएंगे? यह हमारा सवाल है। हमारा यह सवाल है कि हमारे टैक्स के पैसे से, जय शाह का बाप अपने बाप का पैसा नहीं देता है देश को, तो देश का पैसा है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, अगर इस देश के नेताओं के रहने के लिए 20,000 करोड़ के घर बनाए जा सकते हैं, तो इस देश के आम आवाम के लिए भी आपको स्कूल बनाना पड़ेगा, आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा, आपको सड़कें बनानी पड़ेगी, आपको आम लोगों को भी पेंशन देना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। इसीलिए हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, है और सबका रहेगा। इसलिए यह सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर आप अमीरों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। सीधी सी बात यह है कि अगर मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जा सकता है तो इस देश के साधारण परिवार लोगों का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। सीधी सी बात है। अरे सब तो लोग गृह मंत्री नहीं है ना कि उसका बेटा बिना अंग्रेजी पढ़े ही बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। अरे आम परिवार के बच्चों को तो अंग्रेजी
कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। अरे कौन सा हम मोदी की तरह झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं ना। और सच बोल रहे हैं तो सच का क्या मतलब होता है? सच का मतलब होता है जिसका सामना आप खुद करते हैं। आप ही से पूछ लेते हैं, 5 सवाल हम भाजपा का पूछेंगे और 5 सवाल हम कांग्रेस का पूछेंगे। अगर भाजपा ने वो 5 काम किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा ने वो 5 काम नहीं किया है और जो 5 काम हमने कहा है, अगर वो 5 काम हमने किया है, तब तो हमको हमारी मजदूरी का मेहनताना तो मिलना चाहिए ना साहब। तो आप ही से मैं पूछ लेता हूं, बताइए आपके खाते में 15 लाख रुपया आया है? 2 करोड़ नौकरी मिली है? किसानों का कर्जा माफ हुआ है? 2022 तक सबको पक्का मकान मिला है? बुलेट ट्रेन चला है? तो काहे मोदी मोदी कर रहे हैं? एक भी काम अगर हुआ तो मुझे समझ में आता। हकीकत जानते हैं क्या है? हकीकत यह है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई एजेंडा नहीं। हकीकत यह है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई चाल नहीं है, चरित्र नहीं है, चेहरा नहीं है। एक भाषण में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात करती है। बताइए, कांग्रेस जात पात करती है? कहते हैं ना, जब कहने के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती है तो कुछ लोगों की फितरत होती है, कुछ झूठी और बुरी बातें करने लगते हैं। ये जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, उसका एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस की पार्टी दलित विरोधी है। किस मुंह से इस बात को ये बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से आते हैं। और आपने देखा होगा कि आए दिन प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां निकालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन, चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या कांग्रेस की पूरी इतिहास को गाली देने के नाम पर देश को गालियां निकालते हुए पाए जाते हैं। और जब आप इनसे पूछिए कि इनका हकीकत क्या है, तो ना इनके पास कोई चेहरा है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नियत है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आजकल इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और नीचे अमित शाह का फोटो लगा हुआ। स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे तो कई बार मास्टर जानते क्या करते हैं? जो सबसे बदमाश स्टूडेंट होता है, जो स्कूल रेगुलर नहीं आता है, पढ़ने लिखने में भारी बोगस होता है, कई बार उसको मॉनिटर बना देते हैं। कहते हैं गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और नीचे जो है जिया साहब के पापा का फोटो लगा देते। फिर मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक जगह एक और पोस्टर लगा हुआ था, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। अभी जब मैं आया तो हमारा एक पुराना दोस्त मिला, तो उसने कहा कि तुम अभी भी घड़ी नहीं पहनते हो। हम बोले अच्छा दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन अच्छा दिन आ जाएगा उस दिन पहनना शुरू कर देंगे। पोस्टर जब मैंने देखा, उस पर लिखा हुआ था कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। कब गुरुजी? मुंह से ही बोले थे ना, अपने ही मुंह से बोले थे ना, आवाज वहीं से निकल रही थी ना। हर भाषण में जाकर के कह रहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कब देंगे? ये देंगे का क्या मतलब है? ये देंगे का मतलब ये है कि आप आसमान की तरफ टकटकी लगाए रखिए, अब रसगुल्ला गिरेगा और आपके मुंह में टपकेगा। क्या है हमारे पास? हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। सच की ताकत है। उस सच की ताकत से आप तमाम लोगों के नमक अदायगी का हिम्मत है हमारे अंदर। कहां से हमने पढ़ाई की है?
हमने पढ़ाई की है आपके टैक्स के पैसे से, हमको डिग्री मिली है आपके टैक्स के पैसे से, हमने आपका नमक खाया है इसलिए हम आपके बारे में सोचते हैं, वो अदानी का नमक खाए इसलिए वो अदानी के बारे में। आजकल मोदी जी को भी यह फितूर चढ़ा है, कहते हैं मोदी की गारंटी है। जो ही वो ये बात कहते हैं त्यों ही हमको बड़ी जोर से हंसी आती है। सच कहते हैं माता जी, जो ही मोदी जी का कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है तो हम पेट पकड़ करके हंसने लगते हैं। अभी करवा चौथ हुआ था ना, करवा चौथ तो चलनी में चांद देखे होंगे, उसके बाद अपने स्वामी जी को देखे होंगे। एक महिला को इन्होंने गारंटी दी थी, अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरा लेकर, बोलिए, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेते हुए 7 वचन दिया था। क्या तो जो उनका वचन नहीं निभाया, सालों से चलनी लेकर के इंतजार कर रही है, सूरत नहीं दिखाया है, वो आपका वचन निभाएंगे। ये आदमी झूठा है और झूठा को झूठा बोलेंगे। तुमको जितना दम है लगा लो, जितनी जगह है जेल में दिखा दो, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तुम्हारी बाजुओं में जितना ताकत है उसको हम देख लेंगे। और हम आपके बीच खड़ा होकर के जो वादे कर रहे हैं, ये वादे नहीं है सिर्फ, ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है। ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है, ये हमारी पार्टी का इतिहास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में गांधी नेहरू की विरासत नहीं होती, शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरासत नहीं होता, अगर इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बने होते, तो हमारे जैसे नौजवान किसी गराज में किसी गाड़ी को ठीक कर रहे होते, किसी होटल में प्लेट साफ कर रहे होते। हमने अगर पीएचडी की है, हमने अगर पढ़ाई की है तो इस देश के स्कूल कॉलेज के बदौलत की है। अगर गरीबों का इलाज होता है तो एम्स के बदौलत होता है। अगर भारत आज चांद की ऊंचाइयों को छू रहा है तो इसरो की बदौलत छू रहा है। और ये सारा कुछ इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनाया हुआ है। और तो और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ताकत देखिए साहब, कि मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, हालांकि हम में से किसी ने भी उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा। हम में से बहुत सारे लोग उनको एयरपोर्ट बेचते हुए देख रहे हैं। जिस स्टेशन पे चाय बेचते हैं की बात करते हैं, वो स्टेशन बेचते हुए देख रहे हैं, भारतीय रेलवे को बेचते हुए देख रहे हैं। और हमने आपको कहा ना, कहते थे तिलक साहब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो आज के नेता हैं ये कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, चुनाव जीतने के बाद मैं तुमको एयरपोर्ट दूंगा। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है भाजपा से, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे बस इस देश की संस्कृति ने, इस देश की परंपरा ने, इस देश के धर्म ने, इस देश के इतिहास ने सच को सच बोलना सिखाया है। और उस सच की हकीकत क्या है वही मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूं। आप मुझे बता दीजिए, मेरे मन में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके मन में आता है कि नहीं आता है? मेरे मन में एक सिंपल सा सवाल आता है, कहती है सरकार कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन, हालांकि वो बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन दुनिया के 10 बिजनेसमैनों की सूची में शुमार हो गया है। जब हमारी अर्थव्यवस्था, माता जी सोचिएगा, जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो हम लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में क्यों लगे हुए हैं? और ये मैं नहीं बोलता हूं, प्रधानमंत्री अपने
भाषणों में बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो यह जो देश की सबसे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया की अर्थव्यवस्था जो सबसे मजबूत हुई है, वो सारा रोकड़ा जा कहां रहा है? वो सारा धन कहां जा रहा है? रोज जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो पोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो सरकारी संस्थानों को रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेल बेच दो, ये सब कुछ जो बेचा जा रहा है वो किसके खजाने में पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है जो प्रधानमंत्री का यार है। एक कहावत कहते हैं ना, सैया भरे कोतवाल तो अब डर का है। इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। ये बेईमानी ये है कि जैसे जादू देखने के लिए जाते हैं ना, ऐसे गिली 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 पम पम छू करेगा और डिब्बा गायब, वैसे ही इस देश को ये हिंदू मुसलमान में उलझा करके, जाति धर्म में उलझा करके, नफरत की आग फैला करके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आपस में बांटते हैं और हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाते हैं। और जो इस पर सवाल उठाता है उसके घर पे ईडी आ जाती है। मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूं सर। आपके घर पे जिन्हीं ईडी आए ना, तो वो आना शुरू करे कि आप घर से निकल के करिए रुक जाइए, हम अभी भाजपा ऑफिस जा रहे हैं, तुरंत वापस चला जाएगा। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं। आप कभी मन में सोचते हैं, जिनके खिलाफ ये गालियां निकालते हैं, जिनके लिए ये सवाल उठाते हैं, जिनके खिलाफ ये मुकदमे करते हैं, जिनको पता नहीं ये क्या क्या कहते हैं, जो मन में आता है सो कहते हैं। देश विरोधी कहते हैं, हिंदू विरोधी कहते हैं, धर्म विरोधी कहते हैं, संस्कृति विरोधी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और जो ही वही आदमी, वही इंसान भाजपा में चला जाता है तो आरती करने लगता है, ओम जय जगदीश हरे। ये कैसे होता है साहब? ये बेईमानी आप समझिए। जैसे मेरे खिलाफ ये बहुत बोलते हैं, मैंने तो इनको कह दिया है, ए भाजपा वालों संभल करके, मेरे खिलाफ अगर ज्यादा बोले और जो हम अमित शाह को फोन कर दिए तो तुरंत तुमको हमको मौसा मौसा बोलना पड़ेगा। जो आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप गरीबों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आप दलितों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं, आप पिछड़ों को वोट का अधिकार क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये उस वक्त भी राजे राजवारों की गुलामी कर रहे थे और आज भी बेईमानों और दलालों की गुलामी कर रहे हैं। इस देश में जो लोकतंत्र की ताकत है, जो जमहूरियत की शक्ति है, उस शक्ति को हमको समझना पड़ेगा। 140 करोड़ लोग जो इस मिट्टी पे रहते हैं, चाहे वो तिलक लगाते हैं या टोपी लगाते हैं या पगड़ी धारण करते हैं, यह देश सबका था, है और रहेगा। भारत की जो ये ताकत है, हमने 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी को नस्ते नाबूद किया है। भारत की ताकत यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह, सब हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। यह है भारत की, यह है भारत की ताकत कि आज जो लोग कहते थे कि गोडसे बहुत अच्छा है, वो भी गांधी के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं। कहा करते थे विक्टोरिया माता की जय, वह भी आजकल कह रहे हैं भारत माता की जय। यह है भारत की ताकत कि भारत के भीतर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, जिस संविधान की ताकत यह है कि अगर हेलीकॉप्टर वाले का वोट एक है तो पैदल चलने वाले का भी वोट एक है। यह है भारत की ताकत कि महल में रहने वाले का भी वोट एक है तो झोपड़ी में रहने वाले का भी एक है। यह है भारत की ताकत। और यह जो भारत की ताकत है, इस भारत की ताकत को कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। भारत की शक्ति को लूट करके देश के नाम पे अपने दोस्त की तिजोरी भरना चाहते हैं। इसीलिए हमको यह खेल समझना पड़ेगा। हमको यह खेल समझना पड़ेगा कि विक्टोरिया माता की जय जो कह रहे हैं, जिनका विक्टोरिया माता की जय कहने का इतिहास है, वो आजकल अगर देश की बात बोल रहे हैं तो इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। अमीरों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
अमीरों से मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे गरीबों से बहुत मोहब्बत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यह देश अमीरों का नहीं है, बिल्कुल है। मैं ये कहता हूं कि यह देश जितना अमीरों का है उतना ही यह देश गरीबों का भी है। मेरा सीधा सवाल है, आप 6 बार के एमएलए हैं साहब, पेंशन मिलता है ना आपको? और पीछे सिपाही जो हमारी ड्यूटी में खड़ा है उसको भी पेंशन मिलना चाहिए ना। अगर सरकारी एमएलए को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मुख्यमंत्री को पेंशन मिल सकता है, सरकारी मंत्री को पेंशन मिल सकता है, तो सरकारी शिक्षक को क्यों नहीं पेंशन मिलना चाहिए? फौज की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? पुलिस की नौकरी करने वालों को क्यों पेंशन नहीं मिलना चाहिए? देश सबका है ना। यह देश जितना अमीरों का है उतना ही अगर गरीबों का है, अगर अमीर का वोट भी एक है, गरीब का वोट भी एक है, तो सारे अधिकार सिर्फ अमीरों को क्यों दिए जाएंगे? ये हमारा सवाल है। हमारा यह सवाल है कि हमारे टैक्स के पैसे से, जया शाह का बाप अपने बाप का पैसा नहीं देता है देश को, तो देश का पैसा है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है, अगर इस देश के नेताओं के रहने के लिए 20,000 करोड़ के घर बनाए जा सकते हैं, तो इस देश के आम आवाम के लिए भी आपको स्कूल बनाना पड़ेगा, आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा, आपको सड़कें बनानी पड़ेगी, आपको आम लोगों को भी पेंशन देना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है। इसीलिए हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि यह देश सबका था, है और सबका रहेगा। इसलिए यह सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर आप अमीरों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। सीधी सी बात यह है कि अगर मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जा सकता है, तो इस देश के साधारण परिवार लोगों का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। सीधी सी बात है। अरे सब तो लोग गृह मंत्री नहीं है ना कि उसका बेटा बिना अंग्रेजी पढ़े ही बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा। अरे आम परिवार के बच्चों को तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। अरे कौन सा हम मोदी की तरह झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं ना। और सच बोल रहे हैं तो सच का क्या मतलब होता है? सच का मतलब होता है जिसका सामना आप खुद करते हैं, आप ही से पूछ लेते हैं। 5 सवाल हम भाजपा का पूछेंगे और 5 सवाल हम कांग्रेस का पूछेंगे। अगर भाजपा ने वो 5 काम किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा ने वो 5 काम नहीं किया है और जो 5 काम हमने कहा है, अगर वो 5 काम हमने किया है, तब तो हमको हमारी मजदूरी का मेहनताना तो मिलना चाहिए ना साहब। तो आप ही से मैं पूछ लेता हूं, बताइए आपके खाते में 15 लाख रुपया आया है? 2 करोड़ नौकरी मिली है? किसानों का कर्जा माफ हुआ है? 2022 तक सबको पक्का मकान मिला है? बुलेट ट्रेन चला है? तो काहे मोदी मोदी कर रहे हैं? एक भी काम अगर हुआ तो मुझे समझ में आता। हकीकत जानते हैं क्या है? हकीकत यह है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई एजेंडा नहीं। हकीकत यह है कि भाजपा के पास इस बार के चुनाव में कोई चाल नहीं है, चरित्र नहीं है, चेहरा नहीं है। एक भाषण में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस जात पात करती है। बताइए, कांग्रेस जात पात करती है? कहते हैं ना, जब कहने के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती है तो कुछ लोगों की फितरत होती है, कुछ झूठी और बुरी बातें करने लगते हैं। ये जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, उसका एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस की पार्टी दलित विरोधी है। किस मुंह से इस बात को ये बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से आते हैं। और आपने देखा होगा कि आए दिन प्रधानमंत्री खुद
अपने मुंह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गालियां निकालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन, चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, या कांग्रेस की पूरी इतिहास को गाली देने के नाम पर देश को गालियां निकालते हुए पाए जाते हैं। और जब आप इनसे पूछिए कि इनका हकीकत क्या है, तो ना इनके पास कोई चेहरा है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई नियत है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आजकल इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और नीचे अमित शाह का फोटो लगा हुआ। स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे तो कई बार मास्टर जानते क्या करते हैं, जो सबसे बदमाश स्टूडेंट होता है, जो स्कूल रेगुलर नहीं आता है, पढ़ने लिखने में भारी बोगस होता है, कई बार उसको मॉनिटर बना देते हैं। कहते हैं गुंडागर्दी खत्म करेंगे, और नीचे जो है जिया साहब के पापा का फोटो लगा देते। फिर मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक जगह एक और पोस्टर लगा हुआ था, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। कब दिलाएंगे? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। अभी जब मैं आया तो हमारा एक पुराना दोस्त मिला, तो उसने कहा कि तुम अभी भी घड़ी नहीं पहनते हो। हम बोले अच्छा दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन अच्छा दिन आ जाएगा उस दिन पहनना शुरू कर देंगे। पोस्टर जब मैंने देखा उस पर लिखा हुआ था कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। कब गुरुजी? मुंह से ही बोले थे ना, अपने ही मुंह से बोले थे ना, आवाज वहीं से निकल रही थी ना, हर भाषण में जाकर के कह रहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कब देंगे? ये देंगे का क्या मतलब है? ये देंगे का मतलब ये है कि आप आसमान की तरफ टकटकी लगाए रखिए, अब रसगुल्ला गिरेगा और आपके मुंह में टपकेगा। क्या है हमारे पास? हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। सच की ताकत है, उस सच की ताकत से आप तमाम लोगों के नमक अदायगी का हिम्मत है हमारे अंदर। कहां से हमने पढ़ाई की है? हमने पढ़ाई की है आपके टैक्स के पैसे से, हमको डिग्री मिली है आपके टैक्स के पैसे से, हमने आपका नमक खाया है इसलिए हम आपके बारे में सोचते हैं। वो अदानी का नमक खाए इसलिए वो अदानी के। हमारा कमिटमेंट देख करके आजकल मोदी जी को भी यह फितूर चढ़ा है। कहते हैं मोदी की गारंटी है। जो ही वो ये बात कहते हैं त्यों ही हमको बड़ी जोर से हंसी आती है। सच कहते हैं माता जी, जो ही मोदी जी का कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है तो हम पेट पकड़ करके हंसने लगते हैं। अभी करवा चौथ हुआ था, करवा चौथ तो चलनी में चांद देखे होंगे, उसके बाद अपने स्वामी जी को देखे होंगे। एक महिला को इन्होंने गारंटी दी थी, अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरा लेकर, बोलिए, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेते हुए 7 वचन दिया था। क्या? तो जो उनका वचन नहीं निभाया, सालों से चलनी लेकर के इंतजार कर रही है, सूरत नहीं दिखाया है, वो आपका वचन निभाएंगे। ये आदमी झूठा है और झूठा को झूठा बोलेंगे। तुमको जितना दम है लगा लो, जितनी जगह है जेल में दिखा दो, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तुम्हारी बाजुओं में जितना ताकत है उसको हम देख लेंगे। और हम आपके बीच खड़ा होकर के जो वादे कर रहे हैं, ये वादे नहीं है सिर्फ, ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है। ये हमारा जनता के प्रति भरोसा है, ये हमारी पार्टी का इतिहास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस देश में गांधी नेहरू की विरासत नहीं होती, शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरासत नहीं होता,
अगर इस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बने होते तो हमारे जैसे नौजवान किसी गराज में किसी गाड़ी को ठीक कर रहे होते, किसी होटल में प्लेट साफ कर रहे होते। हमने अगर पीएचडी की है, हमने अगर पढ़ाई की है तो इस देश के स्कूल कॉलेज के बदौलत की है। अगर गरीबों का इलाज होता है तो एम्स के बदौलत होता है। अगर भारत आज चांद की ऊंचाइयों को छू रहा है तो इसरो की बदौलत छू रहा है। और ये सारा कुछ इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनाया हुआ है। और तो और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ताकत देखिए साहब, कि मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, हालांकि हम में से किसी ने भी उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा। हम में से बहुत सारे लोग उनको एयरपोर्ट बेचते हुए देख रहे हैं। जिस स्टेशन पे चाय बेचते की बात करते हैं वो स्टेशन बेचते हुए देख रहे हैं। भारतीय रेलवे को बेचते हुए देख रहे हैं। और हमने आपको कहा ना, कहते थे तिलक साहब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो आज के नेता हैं ये कहते हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तुम मुझे चुनाव में हेलीकॉप्टर दो, चुनाव जीतने के बाद मैं तुमको एयरपोर्ट दूंगा। मेरा एक सीधा सा सवाल है, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है भाजपा से, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मुझे बस इस देश की संस्कृति ने, इस देश की परंपरा ने, इस देश के धर्म ने, इस देश के इतिहास ने सच को सच बोलना सिखाया है। और उस सच की हकीकत क्या है वही मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूं। आप मुझे बता दीजिए, मेरे मन में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके मन में आता है कि नहीं आता है? मेरे मन में एक सिंपल सा सवाल आता है। कहती है सरकार कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन, हालांकि वो बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। हमारे देश का एक बिजनेसमैन दुनिया के 10 बिजनेसमैनों की सूची में शुमार हो गया है। जब हमारी अर्थव्यवस्था, माता जी सोचिएगा, जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है तो हम लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में क्यों लगे हुए हैं? और ये मैं नहीं बोलता हूं, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो यह जो देश की सबसे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, दुनिया की अर्थव्यवस्था जो सबसे मजबूत हुई है, वो सारा रोकड़ा जा कहां रहा है? वो सारा धन कहां जा रहा है? रोज जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो पोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोज जो सरकारी संस्थानों को रेल बेच दो, तेल बेच दो, भेज बेच दो, ये सब कुछ जो बेचा जा रहा है वो किसके खजाने में पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है जो प्रधानमंत्री का यार है। एक कहावत कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। इस बेईमानी को हमको समझना पड़ेगा। ये बेईमानी ये है कि जैसे जादू देखने के लिए जाते हैं ना, ऐसे गिली 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 पम पम छू करेगा और डिब्बा गायब, वैसे ही इस देश को ये हिंदू मुसलमान में उलझा करके, जाति धर्म में उलझा करके, नफरत की आग फैला करके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आपस में बांटते हैं और हिंदुस्तान की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाते हैं। और जो इस पर सवाल उठाता है उसके घर पे ईडी आ जाती है। मैं भी आपको एक ट्रिक बताता हूं सर, आपके घर पे जिन्हें ईडी आए ना तो वो आना शुरू करे कि आप घर से निकल के कहीं रुक जाइए, हम अभी भाजपा ऑफिस जा रहे हैं, तुरंत वापस चला जाएगा। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं, आप कभी मन में सोचते हैं जिनके खिलाफ ये गालियां निकालते हैं, जिनके लिए ये सवाल उठाते हैं, जिनके खिलाफ ये मुकदमे करते हैं, जिनको पता नहीं ये क्या क्या कहते हैं, जो मन में आता है सो कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं।